Hello students, the topic of this video is what is evaluation in modeling. If you don't have any idea about modeling, you can go through my video of modeling. So let's start with evaluation. So what is evaluation? जब भी हमने कोई मशीन बना ली, मॉडलिंग कर ली, तो हाउ परफेक्टली इट इज़ परफॉर्मिंग, कितना अच्छे से वो आगे परफॉर्म कर पा रही है या हम कहें हमारे केस में प्रेडिक्ट कर पा रही है। यदि किसी मशीन को मॉडल को हमने ट्रेन किया हुआ है ये पता करने के लिए कि वो एप्पल है या ऑरेंज, अब हमने उसे सिखा तो दिया पर इन फ्यूचर वो आगे प्रेडिक्ट कर भी पा रहा है या नहीं, या कर रहा है तो कितने अच्छे से कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। उसकी परफॉर्मेंस को देखना, चेक करना। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हम कहें कोई डिजीज़ डायग्नोस कर रहे हैं, आजकल सारे आप देख रहे हो मेडिकल डायग्नोसिस में सब कुछ कंप्यूटराइज होता जा रहा है। किसी पेशेंट को कैंसर है या नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें अब सब कंप्यूटराइज होती जा रही हैं, तो उनके पीछे भी आप समझ सकते हो मॉडल्स तैयार किए गए हैं जिसको बार बार ये ट्रेन किया गया है कि ये इमेजेस पे कैंसर है और इन इमेजेस में कैंसर नहीं है। तो एक बार जब मॉडल ट्रेन हो गया तो उसके बाद बारी आती है उसको इवैल्यूएट करने की। हमने सिखा तो दिया पर क्या वो मॉडल सीख पाया, इसके लिए हम उस मॉडल को फिर इवैल्यूएट करते हैं। ये चेक करते हैं कि इन रियल वर्ल्ड वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ऐसा ना हो कि कैंसर पेशेंट को कह दे नहीं कैंसर नहीं है ना, या फिर नॉन कैंसर पेशेंट को कह दे कि अरे कैंसर है। तो ये सब गड़बड़ ना हो, उसके लिए पहले उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इवैल्यूएशन, व्हाई मॉडल is evaluated. So we have certain points to evaluate a model. First is benchmarking different models. Like हमने क्या किया, different models तैयार कर लिए to diagnose the cancer. पेशेंट्स में कैंसर है या नहीं, इसके लिए मैंने एक मॉडल तैयार किया, इसके लिए आपने अपना एक मॉडल तैयार किया। मॉडल क्या है, कोई ना कोई एल्गोरिथम्स है, कोई ना कोई नेटवर्क है जो ये पता कर रहा है कि कैंसर पेशेंट को कैंसर है या नहीं। हो सकता है आपने अलग फॉर्मूला यूज़ किया हो सकता है मैंने अलग किया हो, ठीक है। अब किसका अच्छा है, किसका कितना अच्छा है, ये भी पता करना ज़रूरी है। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा मॉडल हैं या बहुत सारे मॉडल्स हैं तो हमें क्या करना होगा, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना होगा। लाइक इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, कितना अच्छे से कर रहा है। स्पीड इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, है ना। इस कितने स्पीड में कर रहा है, पता चले कि वेट कर रहे हैं, एक घंटा लग गया उसकी कैलकुलेशंस में। तो यदि हमारे पास दो मॉडल हैं, एक की एक्यूरेसी आ रही है 98 और टाइम ले रहा है वो 10 सेकंड का, एक की एक्यूरेसी आ रही है 99 और टाइम ले रहा है वो 1 घंटे का, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप किसको प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली हम 98% वाले को प्रेफर करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि टाइम उसमें बहुत कम लग रहा है। तो एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मैटर करती है। सो बेंचमार्किंग डिफरेंट मॉडल्स, अपने मॉडल की एक्चुअल पोजीशन देखना कि उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे बनती है। तो AI मॉडल इवैल्यूएशन अलाउज अस टू बेंचमार्क और कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट मॉडलिंग मेथड्स ऑन द सेम टास्क। बाय इवैल्यूएटिंग मल्टीपल मॉडल्स वी कैन आइडेंटिफाई which one performs better in terms of accuracy, speed and resource efficiency. resource efficiency का क्या मतलब है यहाँ पे, resource efficiency कि कितने हमारे मेमोरी जो है, प्रोसेसर जो है वो कितना efficiently यूज़ हो पा रही है। so this benchmarking process helps in selecting the model that best aligns with the project's goals and requirements. जो हमारा प्रोजेक्ट है, लाइक कैंसर डायग्नोस का ही प्रोजेक्ट है, तो कौन सा मॉडल हमें बेस्ट सूट कर रहा है, उस मॉडल की क्या एग्जिस्टेंस है अलग अलग मॉडल्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ परफॉर्मेंस असेसमेंट। अगेन कितना हमारे मॉडल जो है वो परफॉर्म कर पा रहा है, कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। यदि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन का है
तो कितना ऑब्जेक्ट्स को वो अच्छे से क्लासिफाई कर रहा है और कितना को वो मिस क्लासिफाई कर रहा है। लाइक हमारे पास कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं हमारी इमेजेस में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हमेशा एप्पल्स का, ऑरेंजेस का। तो इसमें हम ये देखते हैं कितने एप्पल्स को अच्छे से डिटेक्ट किया, कितने ऑरेंजेस को अच्छे से डिटेक्ट किया। तो वी कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस। जब तक हम इसको इवैल्यूएट ही नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी क्या वीकनेस है और क्या उसकी स्ट्रेंथ है, जिससे कि हम फर्दर उसको इम्प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड एथिक्स। Again, we need to make autonomous decisions and we must ensure that they act responsibly and ethically. तो हम एक बार इवैल्यूएट कर लेंगे तो हमें उसके पता चल जाएगा कितना अच्छे से ये परफॉर्म कर रहा है। टू अनकवर पोटेंशियल बायसेस और हार्मफुल बिहेवियर्स, अलाउइंग अस टू एड्रेस दीज इश्यूज बिफोर डिप्लॉयमेंट। तो यूज़ करने से पहले हमें उसके सारे strength and weakness पता होना चाहिए in terms of safety and ethics also. Next point is iterative improvement. जो हमारे AI मॉडल्स हैं, ये हम जब सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं तो इतना परफॉर्म बेटर नहीं कर पाते हैं। ये हमारा मॉडलिंग का भी पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, विद द टाइम उसको हम बेटरमेंट देते रहते हैं। लाइक बिल्कुल जैसे आप टेस्ट देते हो क्लास में, यूनिट टेस्ट देते हो, फिर प्री बोर्ड्स भी आपने दिए, फिर फाइनल आपने बोर्ड्स भी दिए। तो बोर्ड में जाने से पहले टीचर आपको अच्छे से ट्रेन कर देते हैं, बार बार आपको इवैल्यूएट करते हैं, जिससे कि आपको उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें, जिससे आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलें। इन टर्म्स ऑफ मॉडल हम क्या करते हैं, लाइक एप्पल हमने दिखाया, सिखा भी दिया कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, पर जब हम फाइनल करने बैठे तो उसने अलग ही डायग्नोज करा। तो उनमें फिर हम करेक्शंस लगाते हैं। तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये इम्प्रूवमेंट हर इटरेशन में बेटर हो जाता है एंड ग्रेजुअली इन्हेंसिंग देयर कैपेबिलिटीज़ ओवर टाइम। नेक्स्ट इज़ रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी। अगेन वही पॉइंट है, हमें अपने मॉडल्स को इस तरह से तैयार करना है कि वो आगे रियल वर्ल्ड में अप्लाई हम कर पाएँ, कैंसर डिजीज़ डायग्नोज कर पाएँ। यदि हम बात करें फिंगरप्रिंट की, आप अपने मोबाइल को फिंगरप्रिंट से लॉक अनलॉक कर देते हैं, तो रियल वर्ल्ड में अप्लाई होने से पहले उनको अच्छे से इवैल्यूएट किया गया है। ऐसा ना हो कि किसी और के फिंगरप्रिंट से आपका मोबाइल अनलॉक हो जाए या आप किसी और के मोबाइल को अनलॉक कर दें, ठीक है ना। तो रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने से पहले उसका इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। सो इवैल्यूएशन हेल्प्स अस सिमुलेट these scenarios and verify if the model meets the desired performance in practical settings or not. Next is resource optimization. हम अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट इसलिए भी करते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि वो जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, मेमोरी है, CPU है, प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। तो कितना एफिशिएंटली हमारा जो मॉडल तैयार हुआ है वो कितना एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशंस कितनी हो रही हैं, कितना कंप्यूटेशनली इंटेंसिव है। हो सकता है कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो और परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा हो। इस इवैल्यूएशन टेक्निक्स, to before we start with evaluation techniques, we will discuss about the different types of data. See, हमारे पास एक पूरा डेटा सेट है जिसमें हमें पता है कि उस पर्टिकुलर कंडीशंस पे हमारे मॉडल को क्या करना है। लाइक उसी एग्जांपल के साथ चलते हैं। हमारे पास 10 एप्पल हैं और 10 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो 10 ऑरेंजेस में से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा ट्रेनिंग डेटा होगा, एक हमारा वैलिडेशन डेटा होगा और एक हमारा टेस्ट डेटा का होगा। इसको कहते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। जो भी हमारे डेटा सेट है, 10 एप्पल्स में से हमने क्या किया, 75 या 80% हमने ट्रेन और वैलिडेशन के लिए रिज़र्व रखा और बाकी 25 या 20% हमने टेस्ट डेटा के लिए रखा। अब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? टेस्ट डेटा वो डेटा है जो हमें ट्रेनिंग में बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लाना है,
ये वो डेटा है जो हमने रिज़र्व में रखा हुआ है, जो हम एंड में इवैल्यूएट करते समय दिखाएंगे अपने मॉडल को कि अब बताओ ये क्या है। तो इस टेस्ट डेटा को हमें ट्रेनिंग के टाइम पे यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ टेस्टिंग के टाइम पे यूज़ होना है। बाकी जो दो पार्ट हैं, एक है ट्रेनिंग डेटा और एक है वैलिडेशन डेटा। ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा एक साथ यूज़ में आता है। लाइक 8 एप्पल्स हमने इसके लिए रिज़र्व रखे थे, तो 8 में से भी फर्दर 2 स्प्लिट हो जाते हैं। एक हो गया उसमें ट्रेनिंग डेटा और दूसरा होता है वैलिडेशन डेटा। ये दोनों ही डेटा हमारा ट्रेनिंग के टाइम पे यूज़ होता है। लाइक अब हमारे पास 8 एप्पल्स बचे थे, तो 8 में से फर्दर हमने कोई से 6 एप्पल्स को ट्रेन डेटा की तरह रखा, उसमें से भी 2 एप्पल्स हमने वैलिडेशन की तरह रखा। तो पहले इटरेशन में हम क्या करेंगे, पहली बार में उन 8 एप्पल्स में से 6 एप्पल हम दिखाएंगे हमारे मॉडल को कि ये हमारा एप्पल हैं, ठीक है। फिर हम उसको दिखाते समय देखेंगे वो कितना सीख पाया। बाकी 6 एप्पल दिखाने के बाद, उसको सिखाने के बाद जो 2 एप्पल हैं वो उसे हम वैलिडेशन के लिए रखेंगे। लाइक बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे किसी बच्चे को हमने 6 बार अलग अलग एप्पल्स दिखाए और फिर बाद में 2 एप्पल हमने उससे पूछे अब बताओ क्या है। तो स्टार्टिंग में उसको ग्रेस्प करने में टाइम लगता है, हो सकता है वो एप्पल बता दे, हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए और उसको पोमीग्रेनेट बता दे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इसी करेक्शंस लगाकर इसी में हमने नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट करी। अब इसमें हमने उन्हीं 8 में से किन्हीं और 6 एप्पल को उठाकर दिखाया और फिर से 2 को रिज़र्व रखा। तो बार बार हमारा जो डेटा है, ट्रेन डेटा और वैलिडेशन डेटा, ये शफल होता रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। तो इन 8 में से हम बार बार 6 को दिखाते रहेंगे, 6 एप्पल्स को, और 2 के लिए पूछते रहेंगे। तो जो 2 हमने इसमें रिज़र्व करे हुए हैं, ये हो गया हमारा वैलिडेशन डेटा। तो हर इटरेशन में हम 6 से ट्रेन करते जाएंगे और 2 से उसकी एरर फाइंड आउट करते जाएंगे। इसी एरर को हम बाद में हर इटरेशन पे धीरे धीरे इस एरर को हम कम करते चले जाते हैं। तो बार बार ये प्रोसेस होता रहता है और हर बार हमारी एरर जो है वो कम होती चली जाती है। बच्चा सीखता चला जाता है, एरर उसकी कम होती चली जाती है। अब जो हमारी एक बार ट्रेनिंग पूरी हो गई, ठीक है, लाइक 100 इपॉक्स तक करते हैं, 100 इटरेशंस तक कर दी, किसी किसी 50 में कर देते हैं, किसी 20 टाइम्स कर देते हैं। तो ये जो शफलिंग हो रही है ट्रेन डेटा और वैलिडेशन डेटा, ये होती रहती है हर इटरेशन पे। इसका टेस्ट डेटा से कोई मतलब नहीं है। एक बार जब हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, तो हम अब अपना टेस्ट डेटा उठाएंगे जो हमने पहले से ही रिज़र्व करके रखा हुआ था। इस टेस्ट डेटा को हमने ट्रेनिंग के टाइम पे यूज़ नहीं किया था। तो अब जो टेस्ट डेटा है, जो हमने सबसे पहले 10 में से 2 एप्पल को रिज़र्व रखा था, अब ये हम उसको दिखाएंगे। अब हम चेक करेंगे वो कितना अच्छे से परफॉर्म करता है। तो इस तरह से हमारा जो कंप्लीट डेटा सेट है, उसमें 3 टाइप्स के डेटा होते हैं। एक हो गया ट्रेनिंग डेटा, दूसरा हो गया वैलिडेशन डेटा। तो एट द एंड हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा दोनों एक साथ यूज़ में आते हैं टू ट्रेन आवर मॉडल। जबकि टेस्ट डेटा अब हमने मॉडल को ट्रेन होने के बाद ही यूज़ करते हैं। तो आई एम रीडिंग वंस फ्रॉम योर बुक. So evaluation actually involves 2 types of data. First is validation data, another is test data. So during the training process, a separate portion of the data set called validation data is used to evaluate the model's performance. ये evaluation कहाँ हो रहा है? हर iteration पे हो रहा है to get the error. कितना अभी ट्रेनिंग के टाइम पे एरर रह गई है, ठीक है ना। उस ट्रेनिंग के टाइम पे ही उस एरर को करेक्ट किया जाता है एट एवरी इटरेशन. सो दिस डेटा सेट इज़ नॉट यूज टू ट्रेन द मॉडल बट टू मॉनिटर द मॉडल्स प्रोग्रेस दैट हेल्प्स सी हाउ द मॉडल इज़ डूइंग while it is being trained. It ensures that the model is learning well and not just memorizing the answers. ठीक है, सीख रहा है, याद नहीं कर रहा है, सीख रहा है.
Another one is test data. Once the model has been trained, it is then evaluating using test data. The test data is different from both the training and validation data and represents how good the model is at making predictions in real world situations. क्योंकि ये डेटा हमने क्या किया था, पहले ही हटा के अलग कर दिया था. 10 एप्पल में से 2 एप्पल मैंने पहले ही हटा के अलग कर दिए थे, जिसको मेरे मॉडल ने देखा ही नहीं था. ठीक है. So this serves as a final test to check the model's overall performance and reliability. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके टीचर्स आपका वैलिडेशन करते रहते हैं, आपके यूनिट टेस्ट लेते रहते हैं ना, और फाइनल टेस्ट डेटा क्या हो गया, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स. तो फाइनल इवैल्यूएशन कब होगा, जब आप रियल वर्ल्ड में रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे. ये बिल्कुल ऐसा है कि हम बच्चे को घर में तो सिखाते रहते हैं, ये कार है, पिक्चर्स दिखाते रहते हैं, ये ट्रक है, और जब हम उसे कार में बिठा के ले जाते हैं तो हम उसे जो ऐसी पिक्चर्स दिखाते हैं, रियल इमेजेस दिखाते हैं, और फिर उससे पूछते हैं बताओ बच्चा ये क्या है, कार है या ट्रक. उस समय उसकी लर्निंग पता चलती है कि एक्चुअली वो कितना सीखा. सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा दैट इज़ यूज फॉर टू ट्रेन as well as to evaluate the data. Overall हमने क्या किया, we have trained our model to learn the patterns and the relationships within the data set, within the training data, so that it make predictions on similar yet unseen data points. If a model is not appropriately evaluated during the training process, it may lead to 2 main problems: underfitting and overfitting. So basically यदि हमारा मॉडल ट्रेन नहीं हो पा रहा है या गलत कर रहा है कुछ, तो वी कैन सफ़र विथ 2 प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज़ अंडरफिटिंग, अनदर वन इज़ ओवरफिटिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अंडरफिटिंग. मॉडल इज़ अंडरफिटेड मीन्स अभी वो मॉडल ढंग से ट्रेन भी नहीं हो पाया है. Underfitting is when our model could not be trained well. हमने जो ट्रेनिंग डेटा यूज़ किया है वो इतना कम है कि अभी वो सीख ही नहीं पाया, उसने रिलेशनशिप निकाल ही नहीं पाया, पैटर्न्स को ढूंढ ही नहीं पाया. बिल्कुल ऐसे जैसे हमने 1 या 2 बार ही बच्चे को कोई इमेजेस दिखाई हों. 1 या 2 बार में तो कोई सीख नहीं जाएगा, है ना. यदि हम कहें एक बार एप्पल दिखा दिया, दूसरी बार हमने उसे दिखा दिया पोमीग्रेनेट, तो बच्चा तो ऑब्वियसली कंफ्यूज होगा. तो जब तक उसकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं होगी तो तब तक वो अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा. तो दिस इज़ अंडर फिटिंग. फिट ही नहीं हो पाया है हमारे एज़ पर आर डेटा. सो when a model is underfitting, it means it is too simplistic to capture the underlying patterns in the data. It performs poorly on both the training data and the validation data or test data. वो अभी ढंग से ट्रेन भी नहीं हो पाया है, तो ना तो वो ट्रेनिंग वाले डेटा को अच्छे से बता पा रहा है, ना वो टेस्ट डेटा पे अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है. In other words, it lacks the capacity to learn from the training data effectively and as a result struggles to make meaningful predictions. ठीक है, अभी वो ढंग से लर्न ही नहीं कर पाया है. So underfitting often happens when the model is too basic or the data is too complex for the model to understand. किन्हीं भी कंडीशंस में हो सकता है कि या तो वो इतना कॉम्प्लेक्स था हमारा डेटा कि वो उसमें से पैटर्न्स फाइंड ही आउट ही नहीं कर पाया, या हो सकता है हमारा डेटा ही बहुत कम रहा हो. तो दोनों इसी केस में 2 चीज़ हमने नोटिस की. एक तो उसकी परफॉर्मेंस जो है, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, वो बहुत पुअर होगी, प्लस टेस्ट परफॉर्मेंस या वैलिडेशन परफॉर्मेंस भी बहुत पुअर होगी. ठीक है. अंडरफिटिंग मीन्स लेस ट्रेन्ड मॉडल. Next is overfitting. Now what is this overfitting? It is just reverse of underfitting. हमने अपने मॉडल को इतना ज़्यादा दिखा दिया है, इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया है, इतना ज़्यादा हमारे डेटा हमने उसको दिखाया है कि वो उन्हीं इमेजेस पे ही ट्रेन हो पाया. Overfitting is
जब हमने अपने मॉडल को बहुत ज़्यादा ही ट्रेन कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, उस टाइम पे वो उन्हीं इनपुट पे काम कर पाया, और जैसे ही हमने उसे नया डेटा दिखाया वो पूरी तरह से बिल्कुल ही कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाया। लाइक हमने किसी बच्चे से कहा ये एप्पल है, एप्पल है, एप्पल है, एक ही एप्पल को हमने उसे 10 बार दिखा दिया, और जैसे ही हमने उसे नया एप्पल कुछ छोटे से बड़े साइज़ का दिखाया, वो कंफ्यूज हो गया कि अरे एप्पल तो उसी साइज़ का था, उसी कलर का था, ये क्या नया चीज़ आ गई। थोड़ा ग्रीन कलर है तो वो नहीं डायग्नोस कर पा रहा है, डिटेक्ट कर पा रहा है। तो ओवरफिटिंग में ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी होती है, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी हो गई होती है कि जो हमने डेटा दिखाया था उस पर वो ट्रेन हो गया, पर जैसे ही हमने उसके आगे नया डेटा दिखाया वो पूरी तरह से पुअर परफॉर्मेंस की तरफ चला गया। तो दिस इज़ व्हाट ओवर फिटिंग। जो हमारा मेन पर्पस होता है मॉडल ट्रेन करने का, वो इन दोनों के बीच में होता है। ना तो कोई हमारा मॉडल अंडर फिट रह पाए, ना ही हमारा मॉडल कोई ओवर फिट हो जाए। तो उसको हम कहते हैं या तो परफेक्ट फिट या फिर ऑप्टिमल फिट। ठीक है, तो अ परफेक्ट फिट occurs when the model performs exceptionally well on both the training data and on the validation data और test data। तीनों ही डेटा सेट पर वो हमारा अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इट मीन्स द मॉडल हैज़ लर्न द अंडरलाइंग पैटर्न्स। हमने उसको इतना सिखाया कि वो जो उसमें कॉमन पैटर्न्स थे उसको ही वो डिटेक्ट करे। एंड जनरलाइजेज वेल टू न्यू अनसीन डेटा, और उसको वो जनरलाइज कर पाए नए डेटा पे। अचीविंग अ परफेक्ट फिट इज़ एन आइडियल सिनेरियो बट इट इज़ रेयर इन प्रैक्टिस। सो इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस भी हाई होगी और वैलिडेशन या टेस्ट परफॉर्मेंस भी हमारी हाई होगी। तो मेन पर्पस हमारा ट्रेनिंग का क्या होगा कि हम उसे एक परफेक्ट फिट की तरफ लेकर जाएं, ना ही अंडर फिटिंग ना ही ओवर फिटिंग। ये अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग दोनों ही हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक ट्रेनिंग के प्रोसेस में हमें अवॉइड करनी होगी।